Welcome to Ramanand classes. Today we are going to learn and discuss one very important topic for the post of accountant पंचायत, that is from first unit जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 30 मार्क्स का है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो टॉपिक है, हमें नहीं लगता अभी तक किसी ने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि जब भी किसी ने भी लिया हुआ है, चाहे आप बुक्स ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, बुक्स पे तो उन्होंने सीधे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, या फिर अगर आप यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख लीजिए, उन्होंने एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही बस डिस्कस किया हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसने लिया है? तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी ये बनाने के लिए, तो हमने ये टॉपिक बनाया हुआ है। तो हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कवर किया हुआ है। आपका इस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इस वीडियो में लिया हुआ है, ये चीज़ें हमने ली हुई, तो इसलिए आपका इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, उसका मतलब क्या होता है और इंट्रोडक्शन उसके बारे में, उसके बाद ब्रिटेन के बारे में जहाँ से ये शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, उसके बाद इंडिया के बारे में, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया, फिर 5 ईयर प्लान्स के बारे में, फिर नीति आयोग के बारे में, फिर कितने सेक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री से रिलेट करता है, वो भी हमने लिया हुआ है। अच्छा, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो भी डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया में, वो भी हमने ली हुई है, और इंपॉर्टेंट MCQs। तो आपका ये वीडियो देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ज़रूरी है, आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए प्लीज़। तो वेलकम गाइज, आप आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बता दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ चेंज है। प्रोसेस ऑफ चेंज समझ रहे हैं? प्रोसेस ऑफ चेंज होता है ऐसा, मतलब चेंज लाना। किन चीज़ों में चेंज लाना? टेक्नोलॉजी में चेंज लाना। और वो वाली टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं गुड्स बनाने में और सर्विसेज देने में। मान लो गाइस, पुराने ज़माने में जो थे किसान जो थे, जो ज़मीन पे काम करते थे, फार्मर्स या पीजेंट्स जो ज़मीन पे उगाते थे चीज़ें, उनमें बहुत मेहनत लगती थी, उन्हें खोदना पड़ता था। और जैसे ही वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वहाँ पर क्या हुई, नई नई मशीनें आई, बड़े बड़े ट्रैक्टर आए जो ज़मीन को आराम से खोद देते थे, और बड़ी बड़ी मशीनें आई जो क्या करती थी, आराम से जो फसलें उगती थी उनको निकाल लेती थी। तो इसको बोला जाता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो हमारी प्रोड्यूस करती गुड्स और सर्विस को। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वेवर्स, पहले हाथ से बुना जाता था चीज़ों को, अगर वेवर्स कॉटन की बात करें, लेकिन जब बड़ी बड़ी मशीनें आई, आज हम इतने से इतना कुछ ही सेकंडों में इतना कॉटन निकाल लेते हैं, कितना कॉटन मशीनों से कुछ ही सेकंडों में। तो इसको बोला जाता है चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज आना, उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसे आगे और समझेंगे इजी तरीके से। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। ये एक स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट है। ये कहाँ से शुरुआत हुई? इसकी इंग्लैंड से शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इसका। आज जब भी हम इंडस्ट्रीज़ का या फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक चीज़ आ जाती है, एक पिक्चर बन जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, जाइंट मशीन्स, और जहाँ ऐसी ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। आ रही है आपके दिमाग में भी, हमारे दिमाग में भी यही आ रही है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ होता क्या है असली? चलिए देखते हैं आगे कि होता क्या है इंडस्ट्रीज़। लेकिन इंडस्ट्रियाज जो है, इंडस्ट्रीज़ के आने से पहले भी लोग मैन्युफैक्चर किया करते थे और प्रोड्यूस किया करते थे चीज़ें। हाउएवर, इवन पीरियड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सुपरिस्टिक इंडस्ट्रीज, मैन वाज इंडस्ट्रियस। ये इंडस्ट्रीज़, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आने से पहले भी इंसान जो था वो इंडस्ट्रीज था। कैसे? ही वाज एंगेज इन सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्रीज़ में एंगेज होता था, चाहे आप मान लीजिए वो क्रूड होती थी या फिर अंडर डेवलप होती थी, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की अगर कंपेयर करें, लेकिन वो एंगेज होता था इंडस्ट्री में। जैसे कि हम अगर हम इंसान को रेशनल एनिमल बोलते हैं कि वो रेशनल है, सोचता है, लेकिन हम इक्वली हमें फुली जस्टिफिकेशन के साथ कह सकते हैं कि इंसान जो है इंडस्ट्रियस एनिमल भी है। कैसे इंडस्ट्रियल एनिमल? अब आप सोच रहे हैं हम तो है नहीं इंडस्ट्रियल एनिमल। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इंडस्ट्रियल एनिमल है। तो इसी तरीके से हमने जो है इसको डिवाइड किया हुआ है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में। एंशिएंट इंडस्ट्रीज़, मेडिवल इंडस्ट्रीज़ और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। तो देखते हैं एंशिएंट इंडस्ट्रीज़ क्या हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रीज़ की कहाँ से? जब एक प्रिमिटिव मैन जो होता था, पुराने ज़माने का इंसान जो था, वो खाना खाने की खोज में क्या करता था, इंसानों की हंट करने के लिए क्या करता था, गैदर्ड वेजिटेबल्स के लिए क्या करता था, वो जाया करता था। तो वो क्या करता था, कुछ चीज़ों का यूज़ किया करता था, जैसे कि हंटिंग के लिए, जैसे कि बो और एरो का यूज़ करता था। और सर्टन इंस्ट्रूमेंट का जो तेज़ होती थी, स्टोन के ज़रिए बनाए जाते थे, वहाँ से इंडस्ट्रीज़ की शुरू हो गई। ऑल प्रिमिटिव वेपन्स वर मेड ईदर वुड और स्टोन। दीज वुड्स वर सिम्बॉलिक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहाँ से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई गाइस।
तो कहाँ से शुरू हुई? जब अब वो शिकार करने जाते थे तो वो क्या उन्हें वेपन्स बनाना शुरू किए, इसका मतलब इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हो गई। आगे देखते हैं। तो मिडवल पीरियड, एंशिएंट पीरियड में हमने देखा जब वो फूड ढूंढने जाते थे। और मेडिवल में क्या हुआ? डिफरेंट इंडस्ट्रीज स्टार्ट ऑपरेटिंग सेपरेटली। जैसे कि अब क्या हुआ कि मेडिवल पीरियड में जब हम पहुंचे, ब्लैक स्मिथ का अलग काम जो आयरन से चीज़ें बनाता है, कारपेंटर का अलग काम, और वेवर, यहाँ पर क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब हो गई। तो जो मेडिवल पीरियड जो है ये डिवाइड है 3 हिस्सों में, जैसे कि फ्यूडल, गिल्ड सिस्टम एंड डोमेस्टिक सिस्टम। ऑब्जेक्टिव आ सकता है गिल्ड क्या होता है, आगे देख लीजिए क्या होता है। ये चीज़ें आपको इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आगे जब आपको इस ब्रिटेन या फिर इंडिया की हिस्ट्री, उसमें ये ऑब्जेक्टिव है। तो फ्यूडल सिस्टम होता है, जैसे कि आपको पता है फ्यूडल सिस्टम में होता था एक, अंडर दिस सिस्टम द प्राइमरी इंडस्ट्री वाज एग्रीकल्चर होता था। इसमें जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री होती थी वो एग्रीकल्चर होती थी। इसमें क्या होता था, कुछ लोग, फ्यू लोग कंट्रोल द वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। वो जो कुछ ही लोग, जैसे एक दो लोग जो थे जिनके कब्जे में क्या होती थी, ज़मीन होती थी, और वो वहाँ पर क्या करते थे, लोगों को काम कराया करते थे। ठीक है, इनको बोलता था फ्यूडल लॉर्ड्स बोला जाता था इनको। तो दिस सिस्टम वाज, ये यूरोप में होता 9 और 12 सेंचुरी में। अंडर दिस सिस्टम ऑनर ऑफ द लैंड वाज कॉल्ड, जो ऑनर ऑफ द लैंड होता था, ज़मीन का ऑनर होता था, उसको कहा जाता था फ्यूडल लॉर्ड्स। और इसी तरीके से जो उन ज़मीनों पर काम किया करते थे उनको कहा जाता था स्लेव्स, सर्फ्स कहा जाता था उनको। ठीक है गाइस, तो इसको बोला जाता था फ्यूडल सिस्टम। यहाँ से तो मेडिवल में फ्यूडल सिस्टम, फिर आता था गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम क्या होता है? एक एसोसिएशन बनानी, रिप्रेजेंटिंग वेरियस ट्रेड्स एंड केम टू बीइंग। इसका मतलब होता था कि किसी अर्बन एरिया में क्या होता था, गिल्ड सिस्टम होता था। मतलब क्या कि यहाँ पर एक एसोसिएशन बनाई जाती थी, ट्रेड एसोसिएशन बनाई जाती थी। इसका मतलब कि यहाँ पर हम ही काम करेंगे, यहाँ पे जो रूल्स वगैरह, यहाँ पर कुछ ही लोग काम कर, कुछ ही पावरफुल लोग होते थे, वो उनकी एसोसिएशन हुआ करती थी। तो बाहर से किसी को काम करने नहीं देते थे वो, क्यों? क्योंकि उन्हीं का मोनोपोली चलती थी उन ट्रेड्स पर। ठीक है, तो गिल्ड सिस्टम का मतलब होता है कुछ लोगों का रूल होता था, वो एक एसोसिएशन बनाना, कुछ लोगों की एसोसिएशन जो पूरा संभालते थे, बाकी किसी को आने नहीं देते थे। तो इसकी फिर डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक में भी यही होता था कि एक हेड ऑफ द फैमिली जो होता था वो मास्टर होता था, कंट्रोल द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ एवरीथिंग वाज अंडर द पर्सनल ऑनरशिप में होता था, अंडर डोमेस्टिक। तो ये था मिडवेल के बारे में। मिडवेल के बाद क्या हुआ, मॉडर्न आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है, अब हमारी जो आपका जो है ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे हम, कहाँ से शुरुआत हुई इंडस्ट्रीज़ की। ब्रिटेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन। ब्रिटेन जो थी पहली इंडस्ट्रियल नेशन थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही स्टार्ट हुआ है कहाँ से, ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में। ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको, कहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत हुई, ब्रिटेन में शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो इवन बिफोर द फैक्ट्रीज, तो बिल्कुल दोनों की एक स्टोरी, इंडिया और इंग्लैंड की बिल्कुल मिलती जुलती स्टोरी मैं आपको बता दूंगा। आपको जब हिस्ट्री पता होगी आपकी इंडस्ट्रीज़ की, तभी आप बड़े बड़े कंसेप्ट, बड़े बड़े एमसीक्यूज आगे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, इवन बिफोर द फैक्ट्री बिगिन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में फैक्ट्री खुलने से पहले ही क्या था, इंग्लैंड और यूरोप में क्या था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और होती थी किसके लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। फैक्ट्री से पहले ही, जैसे हमने पीछे पढ़ा, फैक्ट्री से पहले क्या होता था, लोग प्रोडक्शन किया करते थे। तो ये फैक्ट्री नहीं होती थी, ये इसको कहा जाता था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है फैक्ट्रीज के से फैक्ट्री के आने से पहले ही लोग इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन किया, फैक्ट्री के आने से पहले ही लोग प्रोडक्शन किया करते थे, उसे बोला जाता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम समझते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता कैसे हो रहा था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में 16 और 18th सेंचुरी की बात है कि मर्चेंट जो होते थे वो मर्चेंट जो होते थे यूरोप और इंग्लैंड के, वो क्या करते थे, कंट्री साइड चले जाते, कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज़ में चले जाते थे। कौन, मर्चेंट्स। जब ये रूरल एरियाज़ में चले जाते थे तो ये क्या करते थे, पैसे देते किनको, पीजेंट्स को और आर्टिसंस को। उनको बोलते थे कि तुम क्या करो, हमारे लिए चीज़ें प्रोड्यूस करो और हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। तो कौन करता था, मर्चेंट्स बोला करता था। मर्चेंट कहाँ जाते थे, कंट्री साइड में जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कंट्री साइड में क्यों जाते थे, वो रूरल एरिया, अर्बन एरियाज़ में क्यों नहीं काम करते थे। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में कौन होते थे, अर्बन एरियाज़ में गिल्ड सिस्टम होता था। गिल्ड सिस्टम हुआ मतलब क्योंकि मर्चेंट्स को अलाउड नहीं था, क्योंकि गिल्ड सिस्टम क्या था, कुछ लोगों के अंदर था ट्रेड्स, ट्रेड और एसोसिएशन जो होती थी कुछ ही के अंदर, और वो पावरफुल लोग होते थे, वो मर्चेंट्स को अर्बन एरियाज़ में आने नहीं देते थे। मर्चेंट बेचारे क्या होते थे, हम नहीं जाएंगे अर्बन एरियाज, हम कहाँ चले जाएंगे, कंट्री साइड। तो वो कहाँ चले जाते थे, कंट्री साइड चले जाते थे। तो कंट्री साइड में पीजेंट्स को बोलते थे हमारे लिए आप चीज़ें उगाओ, कॉटन उगाओ या कोई भी चीज़ उगाओ और हमें दो, हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। तो इसी तरीके से क्या हुआ, तो
आफ्टर द प्रोडक्ट, जब भी प्रोडक्ट पीजेंट्स बना के देता था मर्चेंट्स को, तो क्या होता था, ये जो पुअर पीजेंट जब बना के देते थे किनको, मर्चेंट्स को, तो वो जो प्रोडक्ट जो था वो मर्चेंट्स के ज़रिए कहाँ आता था, लंदन में आता था। लंदन में उसे वो फिनिश करते थे। मान लो कोई भी चीज़ बन के आई, वो लंदन में पूरी तरीके से बन जाती, फिनिश हो जाती थी। तो लंदन वॉज अ फिनिशिंग सेंटर उस टाइम में। तो आगे देख लेते हैं। और फिर क्या हुआ, जैसे ये चीज़ हो गई, फिर पहली फैक्ट्री की शुरुआत हुई। हमने हिस्ट्री में देखा कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। फैक्ट्री के आने से पहले लोग ये प्रोड्यूस करते थे चीज़ें। कैसे चीज़ें करते थे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि किस तरीके से मर्चेंट जो थे वो कंट्री साइड जाते थे और उनको पैसे देते थे, और वो कहाँ फिनिश होता था, इंग्लैंड में फिनिश होता था। इस तरीके से इंग्लैंड में जब फैक्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो कब, तो अर्लीस्ट फैक्ट्री जो थी सबसे पहले 1730 में आई। जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो कॉटन वाली थी। फिर रिचर्ड ऑकवर्ड ने कॉटन मिल खोली। फिर स्पिनिंग जेनी आई, जेम्स हारग्रीव्स ने खोली थी 1764 में। आफ्टर देन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज खुल गई वहाँ पर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया वहाँ पर। बाय द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे 1840 में खुल गई। एंड द कॉलोनीज में, इंडिया में 1853 में आई, और बाकी कॉलोनीज में 1860 में रॉ मटेरियल वहाँ से वो लाते थे और भेजते थे। ठीक है गाइज, तो इंग्लैंड में ये चीज़ें, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के खुलने से पहले भी क्या थी, प्रोडक्शन हुआ करती थी। तो ये थी अबाउट इंडिया, इंग्लैंड की स्टोरी। इससे ज़्यादा थी, लेकिन आपको इतनी ही काफ़ी है कि इंग्लैंड में ये सारी चीज़ें आई। तो अब आगे बढ़ते हैं हम इंडिया के बारे में। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया कहाँ शुरू हुई, तो अगर हम देखें बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज़ के आने से पहले इंडिया में क्या था, सिल्क और कॉटन जो था, सिल्क और कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया वो डोमिनेट था पूरी दुनिया में। मतलब माना जाता था यहाँ का सिल्क और कॉटन, इंडिया का सिल्क और कॉटन माना जाता था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया को कोई नहीं हरा सकता था उस टाइम। मतलब इतना फाइनिश्ड, इतना सबसे अच्छा प्रोडक्ट कहाँ से आता था, इंडिया से ही आता था। तो एक क्रॉसर कॉटन था, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्रॉसर कॉटन जो था वर प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज़, लेकिन जो उसकी फाइनल वेराइटीज़ थी वो कहाँ बनती थी, वो इंडिया में बनती थी। कोरेसर कॉटन आप याद रखेंगे, वो कहाँ बनता था, इंडिया में बनता था। फिर अरमानियन और पर्शियन जो थे मर्चेंट, वो आते थे, वो पंजाब से लेते थे कॉटन्स को, टेक्सटाइल्स को। तो कहाँ चले जाते थे वो, पहले अफ़गानिस्तान जाते थे, अफ़गानिस्तान से ईस्टर्न पर्शिया पहुँचते थे, और ईस्टर्न पर्शिया से सेंट्रल एशिया तक पहुँचे थे उन चीज़ों को लेकर। तो इंडिया वाज वेरी रिच इन कॉटन टेक्सटाइल, अगर हम इंडस्ट्रीज़ के आने से पहले की बात करें। तो अब देखते हैं, अभी देखिए स्टोरी याद रखिएगा, कैसे इंडिया पहले रिच था कॉटन में, फिर क्या क्या हुआ। तो क्या हुआ कि वाइब्रेंट सी ट्रेड पोर्ट्स होते थे इंडिया में, जहाँ से कॉटन को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता था। जैसे कि सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स, मछलीपट्टनम ऑन द कोमोडेबल कोस्ट एंड होगली इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ एशियन पोर्ट्स। तो यहाँ से क्या होता था, हम गुजरात पोस्ट, ये कोस्ट से हम क्या करते थे, ये चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ए वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट बैंकर्स। अच्छा, क्या होता है, जिस तरीके से हमने इंग्लैंड की बात की, इंग्लैंड में कौन थे, जो वो थे मर्चेंट्स हुआ करते थे, लेकिन इंडिया में कौन थे, इंडिया में भी थे मर्चेंट्स थे और बैंकर्स। इंडिया में जो मर्चेंट और बैंकर्स जो थे, ये थे किस में इन्वॉल्व, ये क्या करते थे, इंडिया का जो ये एक्सपोर्ट किया करते थे, क्या एक्सपोर्ट किया करते थे, कॉटन को एक्सपोर्ट किया करते थे, इंडिया से बाहर भेजा करते थे। तो ये इंडियन मर्चेंट और बैंकर क्या किया करते थे, ये फाइनेंस देते थे, किनको, वेवर्स को फाइनेंस किया करते थे कि वो प्रोड्यूस करें, गुड्स देते थे और सप्लाई करते थे एक्सपोर्टर्स को। तो ये क्या करते थे, ये एडवांस देते थे वेवर्स को, प्रोक्योर्ड वोवन क्लोथ फ्रॉम वेविंग विलेजेस एंड कैरी टू द सप्लाई पोर्ट्स, फिर पोर्ट्स में पहुंचाते थे। कौन पहुंचाते, इंडियन मर्चेंट और बैंकर्स पहुंचाया करते थे ये सारी चीज़ें। तो इनका एक अच्छा रिलेशन था किनके साथ, वेवर्स के साथ, क्योंकि ये जानते थे, लोकल्स थे वहाँ के इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स। तो क्या हुआ आगे देख लेते हैं। बाई 1870 इनका जो नेटवर्क था इंडियन मर्चेंट का, वो टूटने लगा, वो ख़त्म होने लगा। बाई 1750 इनकी पेजेंट के साथ अच्छी बन रही थी, पेजेंट इनको बना के दे रहे थे और ये बेच रहे थे। लेकिन 1750 में इसका ब्रेक होने लगा। क्यों ब्रेक होने लगा, क्योंकि यूरोपियन कंपनी ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। यूरोपियन कंपनी ग्रेजुअली गेन्ड पावर, फर्स्टली सिक्योरिंग वैरायटी ऑफ कंसेशंस। पहले उन्होंने कंसेशन मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा लिया और लोकल कोर्ट से, और फिर मोनोपोली राइट आउट ऑफ ट्रेड कि अब जी हमारा यह हक है इस पे, अब हम किसी को ये नहीं देंगे करने की। इन्होंने यूरोपियन कंपनी, जैसे इंग्लैंड और बाहर की यूरोपियन कंट्रीज़। तो कहाँ से, तो इन यूरोपियन कंट्री ने क्या किया, सूरत और हुगली को डिकेड, और उन्होंने क्या बनाया, बॉम्बे और कलकत्ता को उन्होंने क्या किया, अपना नया रूट डिसइंडिकेट, नया ट्रेड रूट बनाया कि बॉम्बे और कलकत्ता से वो क्या करने लगे,
ट्रेड करने लगे कॉटन को और अपने वहाँ लेने लगे, यहाँ की चीज़ों को वहाँ लेने लगे। तो कॉटन तो ये थी, ये इंडिकेट करता है कि कॉलोनियल पावर हमारे इंडिया में शुरू हो गई 1750 से कब्ज़ा जमाने। आगे देखते हैं अब क्या हुआ, जैसे ईस्ट इंडियन कंपनी ने यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर लिया, कैसे बेचारे मर्चेंट और बैंकर को निकाला सबसे पहले उन्होंने, बाद में ट्रेड रूट भी चेंज किया। अब ईस्ट इंडियन कंपनी क्या हुआ, उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया, उसको बोला जाता था सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इसमें क्या किया उन्होंने, सबसे पहले जो बाकी थे जहाँ पर ये हम चीज़ें बेचा करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपटीशन एलिमिनेट किया सबसे पहले, और कॉस्ट अपनी मर्जी से रखी उन्होंने, और रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए कॉटन और सिल्क रूट की। और उन्होंने क्या किया कुछ स्टेप्स किए, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दे एलिमिनेट एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स, जैसे कि बैंकर्स और मर्चेंट्स को उन्होंने क्या किया, एलिमिनेट किया, और अपने पेड सर्वेंट जिन्हें गुमस्ताज कहा जाने लगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, किन्हें कहा जाता है गुमस्ताज, ये अंग्रेज़ों ने अपने पेड सर्वेंट रखे थे जो उन्हें कॉटन सप्लाई करेंगे। तो ये जो गुमस्ताज थे ये क्या करते थे, डायरेक्ट कंट्रोल करते थे वेवर्स पर। ये क्या करते थे, वेवर्स के पास जाते थे, इनको बोलते थे ये लो पैसे और हमें जल्दी से जल्दी ये दे देना बनाकर कॉटन वगैरह। तो हमेशा वेवर्स की इनके साथ लड़ाई होती थी, क्योंकि ये आउटसाइडर थे और हमेशा गुस्से से बात करते थे, और ये क्या करते थे, ये मारते थे वेवर्स को, कौन, अंग्रेज़ों के गुमस्ताज। तो ये ईस्ट इंडियन कंपनी ने रखा था। तो जुल्म शुरू हो गया जी हम पर। पहले हमें अच्छी मर रही थी उनके साथ, मर्चेंट बैंकर के साथ, लेकिन बाद में जब ये ईस्ट इंडियन कंपनी ने ज़बरदस्ती कब्जा किया तो उनने ये चीज़ें हमारे साथ करनी शुरू की। बाद में एक और चीज़ थी, सिस्टम ऑफ एडवांस, मतलब वो क्या करने लगे, लोन देने लगे वो वेवर्स को कि टू परचेज करो रॉ मटेरियल। तो इससे क्या होता था, वेवर्स दब जाते थे किनके कर्जे में, इन्हीं गुमस्ताज और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। यहाँ से उनका जुल्म शुरू हो गया, उन्होंने कंट्रोल ही कर दिया। एक्सपोर्ट मार्केट इन इंडिया कोलैप्स्ड, एक्सपोर्ट मार्केट आस्ता आस्ता अंग्रेज़ों की वजह से कोलैप्स हो। कैसे, इंग्लैंड में क्या होता है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ बन जाती है इंग्लैंड में। तो क्या होता है, द इंडस्ट्री जो जो इंग्लैंड के इंडस्ट्रीज थे वो परस्यूड करते हैं, वो जोर लगाते हैं किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो बोलते हैं जो आपका ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है, ये कहाँ, मैनचेस्टर गुड का जो प्रोडक्ट्स है, ये कहाँ बेचो आप, इंडिया में मार्केट में, और जो इंडिया के जो चीज़ें बन रही हैं उसे हमने ख़त्म कर देना बिल्कुल। तो जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी, इंडिया की जो कपड़े वगैरह थे, वो सस्ते रेटों पर कहाँ बेचने लगे, वो इंडिया में बेचने लगे। जिससे क्या हुआ, बेचारे इंडिया के जो थे, वो जो बना रहे थे कॉटन, उनका कोलैप्स हो गया मार्केट, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स आर वेरी चीप, वो सस्ते थे एंड द वेवर कुड नॉट ईजिली कम्पीट विद दैम। तो इसी तरीके से जैसे कि इंग्लैंड में फैक्ट्री बनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और जो इंडिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको इन्होंने रुका दिया बिल्कुल। किन्होंने, इन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी ने, इंग्लैंड ने। तो इससे क्या हुआ, हमारी एक्सपोर्ट मार्केट बिल्कुल कोलैप्स कर दिया। किन्होंने कोलैप्स कर दिया, इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने हमारा एक्सपोर्ट मार्केट बिल्कुल कोलैप्स कर दिया। तो मॉडर्न इंडस्ट्री की शुरुआत होती है हमारी यहाँ से। तो क्या होता है, मॉडर्न इंडस्ट्री इन द कंट्री बिगेन अबाउट 1850 to 60 डेकेड व्हेन द फर्स्ट कॉटन एंड जूट मिल्स वर ओपन इन 1854 को। क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में कब सेटअप हुई थी, वो 1854 में हुई थी। अच्छा, उस प्रोडक्शन 2 साल बाद शुरू हुई थी। अच्छा, द फर्स्ट जूट मिल, ऑब्जेक्टिव बहुत बार आया हुआ है, द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन 1855 कोलकाता एट रिश्रा में, एंड द अनदर वन इन आफ्टर 7 ईयर इन 1862। याद रखिएगा, फर्स्ट जूट मिल कब, कोलकाता रिश्रा में। इन 1860 इन नॉर्थ इंडिया द इल्गिन मिल कहाँ शुरू हुई थी, कानपुर में, और उसके साल के बाद फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद वाज सेटअप। फिर 1874 में द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल इन मद्रास बिगिन इस प्रोडक्शन। तो ये आपको सारा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मॉडर्न इंडस्ट्रीज शुरुआत हुई, तो आप स्टोरी भी याद रखिए, कैसे कोलैप्स कर दिया हमारा किन्होंने सिस्टम, अंग्रेज़ों ने हमारा सिस्टम कोलैप्स कर दिया, हमारा एक्सपोर्ट। फिर ये चीज़ें इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में उन्हीं दौरान बनी। अच्छा, अब क्या हुआ, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट की, और फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से हमें फ़ायदा हुआ। कैसे, बाय द फर्स्ट ऑफ 20th सेंचुरी सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो जिसने पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज कर दिया 20th सेंचुरी में। जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट हो गई, हमने बोला जी हम बाइकआउट कर देंगे, ये जो अंग्रेज़ी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी मर्जी चल रही, वो वहाँ से बेच रहे हैं, हमारा यहाँ से कुछ जा नहीं रहा है, हमने बाइकआउट करना है भाई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से हमें एक ड्रामेटिकल न्यू सिचुएशन हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने मतलब एक पॉजिटिव स्टेप था हमारे लिए। विद द ब्रिटिश मिल बिजी
क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वो वॉर प्रोड्यूस, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर इन्वॉल्व थे, तो वो क्या करने लगे, वॉर वाली चीज़ें बनाने लगे। और इंडियन फैक्ट्री को बोला जाने लगा आप हमें सप्लाई करो नीड्स लाइक जूट, बैग्स, क्लोथा फॉर्म, टेंट्स, लेदर बूट्स। तो इससे क्या हो गया, हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होना शुरू हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अब हथियार बनाने लग गए, तो हमें बोला गया आप ये चीज़ें, तो हम ये चीज़ें बनाने लगे इंडिया में। तो आगे देखते हैं हम। तो थस ओवर द ईयर, वार ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, तो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो बूम्ड हो गई, और मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बढ़ गई, और जो मैनचेस्टर था वो दोबारा हम पे कब्जा नहीं कर पाए, वो पुरानी क्या अपनी जो पोजीशन थी वो नहीं ले पाए। इकॉनमी ऑफ ब्रिटिश कोलैप्स्ड आफ्टर द वार, जो ब्रिटिश इकॉनमी थी वो वार के बाद कोलैप्स हो गई बिल्कुल। आगे देखते हैं। उन्हीं दौरान क्या होता है, द टू वर्ल्ड वॉर आल्सो एक्सेलरेट द एडवांस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज। हमारी क्या होने लगी, वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो एडवांस होने लगी। जैसे कि इंडिया में फर्स्ट रेलवे प्रपोजल वाज मेड इन मद्रास इन 1832। पहला रेलवे प्रपोजल कहाँ बना था, मद्रास में। अच्छा, जो पहली ट्रेन थी, द रेड हिल रेलवे, द कंट्री फर्स्ट ट्रेन रैन फ्रॉम रेड हिल टू चित्रा त्रिपिद ब्रिज इन मद्रास में चली थी पहली ट्रेन। याद रखिएगा, पहली ट्रेन है ये, तो कमर्शियल ट्रेन, ये पहली ट्रेन थी जो चली थी इस मद्रास में। इट वॉज होल्ड बाई रोटर स्टीम इंजन लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर बाई विलियम हैवरी, बुल्ड बाई ऑथर कॉटन। द रेलवे वॉज प्राइमरली यूज टू ट्रांसपोर्ट लिटरेट स्टोन ऑफ रोड बिल्डिंग वर्क इन मद्रास। ये रोड बिल्डिंग के मटेरियल लेने के लिए सबसे पहले शुरू हुई थी। याद रखिएगा, फर्स्ट ट्रेन की बात हो रही है, मैंने कमर्शियल ट्रेन की बात नहीं की। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपको ये ऑब्जेक्टिव आएगा, बताओ जी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सी थी और कहाँ से चली थी। पहली पैसेंजर ट्रेन जो थी वो थी बम्बे से बोरबंदर से चली थी स्टेशन से, और थेन तक गई थी। थेन जो है आउटसाइड महाराष्ट्र आता है। 16 अप्रैल 1853 को चली थी, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एंड वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड डेलोजी, ये लॉर्ड डेलोजी ने शुरू की थी। दीज डेवलपमेंट प्रोवाइड द कंसिडरेबली ग्रोथ विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द कंट्री। तो इस डेवलपमेंट से हमारी क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाइफ अच्छी तरीके से शुरू हो गई थी। ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको, पहली ट्रेन पैसेंजर ट्रेन कहाँ से चली थी, वो बम्बई से लेकर थेन तक चली थी, और डेट है 1853। ऑब्जेक्टिव आ सकता है आगे, देखते रहिए आगे। अच्छा, आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, बताइए फर्स्ट जूट मिल इंडिया कब स्टार्ट हुई थी। जो पहली जूट मिल ऑफ इंडिया जो थी वो कोलकाता 1855 रिश्रा में शुरू हुई थी। याद रखिएगा, द मिल वॉज सेटअप इन द रिवर बैंक ऑफ होगली इन कोलकाता। द जूट स्पिनिंग मशीनरी वॉज ब्रॉड बाई जॉर्ज एक्लैंड फ्रॉम डंडी। आफ्टर 4 years सेटअप इन 1859 द वेरी फर्स्ट पावर ड्रिवन जूट मिल वॉज सेटअप। अच्छा, जूट होता क्या है, जूट एक नेचुरल फाइबर होता है, गोल्डन सॉफ्ट लॉन्ग एंड सिल्की शाइन। अच्छा, पिछले साल बड़े साल ऑब्जेक्टिव आया था कि जूट गोल्डन फाइबर किससे कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, जूट को, क्योंकि इसके कलर की वजह से। अच्छा, रिश्रा जो थी फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश इन कोलकाता इन द ईयर 1855। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पहली जूट मिल कहाँ खुली थी, वो रिश्रा में खुली थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हुआ। फिर ऑब्जेक्टिव जैसे पीछे पढ़ा हमने, द कंट्री फर्स्ट ट्रेन कहाँ से चली थी, वो बम्बे टू बोरबंदरी स्टेशन थेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी, डेडिकेटेड टू लॉर्ड डेलोजी। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। फिर क्या हुआ, हमारा जो अंग्रेज़ हम आज़ाद हो गए, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुई थी इंडस्ट्रियल फील्ड के लिए, वो हुई थी 5 year प्लान एंड द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट इंडस्ट्री एज एक्सप्रेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1940। और जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा था गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज़ में। सिंस देन द नेशनल हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू मिक्सड इकॉनमी। तब से हम मिक्सड इकॉनमी और बैलेंस बिटवीन द पब्लिक इन प्राइवेट सेक्टर थ्रू द बैलेंस सीम्स टू बी टाइम अपसेट इन फेवर ऑफ फॉर्मर। पब्लिक के लिए जो बैलेंस जो है ये कभी कभी अपसेट होता है। देख लेते हैं हम इसके बारे में और समझ लेते हैं आगे। तो 5 year प्लान हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो पहले ये देख लेते हैं ये कि क्या होता है। दिस ड्यूल अप्रोच टू इंडस्ट्री बिकेम मोर एफिशिएंट इन 1956 को क्या होता है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है, वाज पब्लिश अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इंडस्ट्री को डिवाइड किया जाएगा 3 कैटेगरीज में। याद रखिएगा, 1956 को एक इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, वो बोलता है हम क्या करेंगे, अंडर कैटेगरी ए में हम क्या करेंगे, वो इंडस्ट्रियाँ आएंगी विच ओनली गवर्नमेंट कैन हैंडल, जो सिर्फ गवर्नमेंट हैंडल करेंगे। सम ऑफ दिस जैसे कि ऑटोमेक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, आयरन एंड स्टील एंड अदर। इसी तरीके से कैटेगरी बी में कौन सी आएंगी, वो इंडस्ट्री जो दो इन स्टील इन प्राइवेट हैंड्स रहेंगी, लेकिन वो स्टेट चलाएंगी।
जैसे कि रोड, सी, ट्रांसपोर्टेशन, मशीन, एल्युमिनियम, केमिकल, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र, एलॉयज, सर्टेन टाइप्स ऑफ माइनिंग। इससे कैटेगरी सी में वो चीज़ें आएंगी जो रिमेनिंग जो बची हुई इंडस्ट्रीज़ हैं लेफ्ट टू द प्राइवेट, वो हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे। तो ये उस रेजोल्यूशन पॉलिसी आई थी 1956 में। आगे देख लेते हैं हम। अच्छा, हम जो था द प्री रिफॉर्म डार्क फेज से निकल के अब पोस्ट रिफॉर्म ब्राइट फेज में जा रहे हैं। हमने प्री रिफॉर्म डार्क जब ब्रिटिशर्स ने हमारा कोलैप्स किया था सब कुछ, अब देखते हैं ब्राइट फेज क्या था। 5 ईयर प्लान्स। तो आपको पता है 5 ईयर प्लान कब शुरू हुए थे? ये प्लानिंग कमीशन ने डाला था, सेटअप इन 15 मार्च 1953। चेयरमैन इसके पीएम थे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो इंडिया का वो लॉन्च हुआ था 1951 में। 12th 5 ईयर प्लान इन 12th, और 12 प्लान हो चुके हैं 2012 से 17 तक लास्ट। नाउ द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इज स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको स्टॉप किया गया, अब नीति आयोग आई हुई है। The decade of old 5 year plan will make a 3 year action plan which will part of the 7 year strategy 15 year version document। ये नीति आयोग का था। नीति आयोग जो जनवरी 1 2015 को बनी, which has replaced the planning commission launched in 3 years action plan and from April 1 to 2017। जब हमारा 12वां 5 ईयर प्लान ख़त्म हुआ तो नीति आयोग वहाँ से शुरू हुई थी। तो नीति आयोग कब बनी थी? जनवरी 1 2015 को। प्लानिंग कमीशन 1950 को। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था? 1951 को। ये सारे ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं सबसे पहला प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इट वाज मेड बाय ड्यूरेशन ऑफ 1951 टू 1956 तक चला था ये। इट वाज बेस्ड ऑन हेरोड एंड डोमोर मॉडल ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट। हेरोड और डोमर ये अलग अलग इंसान थे। हेरोड ने 1939 में लाया था, उसके बाद 1947 में क्या हुआ था? डोमार ने लाया था। ये ग्रोथ मॉडल थे कि जैसे ही इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बाद, तो पूरे दुनिया में सोचने लगे अब कैसे हमारी इकोनॉमीज़ बढ़ाई जाए। तो हेरोड और डोमर वहाँ से आए, तो हमने भी लिया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये, ठीक है। इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर पे था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। और दिस प्लान वाज सक्सेसफुली एंड अचीव्ड ग्रोथ ऑफ 3.6 मोर देन इट्स टारगेट्स। ये सक्सेसफुल प्लान था। आगे देखते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेट करता है। इट वाज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1956 टू 1961। इट इज़ बेस्ड ऑन द पीसी महालनोबिस मॉडल, जिसे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है। जो पीसी महालनोबिस मॉडल जो थे इन्होंने दिया था, जिन्हें इंडियन स्टैटिस्टिक का फादर भी कहा जाता है। इस प्लान का जो फोकस था वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कौन सा प्लान जो था जहाँ से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुई थी कंट्री की, वो तो सेकेंड ईयर प्लान था। द प्लान वॉज सक्सेसफुली एंड अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ 4.1%। लेकिन इसमें क्या हुआ था, हमें बहुत सारा लोन भी लेना पड़ा था बाहर से। तो उससे क्या हो गया था, हमारा बिल्कुल ख़जाना खाली हो गया था। तो वो आप अलग से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो ये था सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 के थर्ड 5 ईयर प्लान जो था, इट वाज मेड फॉर द ड्यूरेशन 1961 टू 66। दिस प्लान वाज कॉल्ड गडगिल योजना आल्सो। दिस द मेन टारगेट दिस प्लान वाज टू मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट एंड रीच सेल्फ एक्टिव पोजीशन इन टेक ऑफ। हम हमारी जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो जाए, हम टेक ऑफ कर ले ड्यू टू द। लेकिन चाइना वॉर की वजह से दिस प्लान कुड नॉट अचीव इट्स ग्रोथ टारगेट। ये मतलब फेल ही था, 5.6%। फोर्थ अगर देखें फिर उसके बाद फोर्थ नहीं हो पाया था, क्यों नहीं? प्लान हॉलीडेज रखे हमने 1966 टू 69 रखे हमने। द मेन रीज़न बिहाइंड द प्लान हॉलीडे वाज इंडो पाक वार फेलियर ऑफ थर्ड प्लान की वजह से हमने इसको प्लान ही रखा 96 टू 69। ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान प्लान्स वर मेड द एनुअल प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर कोई सेक्टर कोई, और एलाइड सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर को भी हमने इंपॉर्टेंस देना शुरू की थी इसमें, इस प्लान में। ये तो प्लान नहीं था, ऐसे था। अच्छा, फोर्थ प्लान जब शुरू हुआ वो थी ड्यूरेशन 1969 टू 1974। देयर वाज टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान आई ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ, हम सेल्फ रिलायंस हो जाएं। ड्यू दिस प्लान द स्लोगन गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने कहा था ना कि मुझे अपोजिशन बोल रहे हैं कि इंदिरा को हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी बोलती थी लेकिन मैं बोलती हूँ कि गरीबी हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था। तो गिवन ड्यूरिंग द 1971 इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी, दिस प्लान फेल्ड एंड कुड अचीव ए ग्रोथ रेट ऑफ 3% ओनली अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 5-7%। तो ये था इस प्लान के बारे में। फिफ्थ प्लान जो था वो इट्स ड्यूरेशन ऑफ 1974 टू 1979। इन दिस प्लान टॉप प्रायोरिटी हमने एग्रीकल्चर को दी थी, नेक्स्ट केम टू इंडस्ट्रीज और माइंस को भी दी थी। ओवरऑल दिस प्लान वाज सक्सेसफुल विच अचीव्ड ए ग्रोथ ऑफ 4.8% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 4.48%. The drought of this plan was launched by the DP Dhar. This plan was terminated in 1978. Rolling plan, तो इसको टर्मिनेट किया था। अच्छा, फिर द प्लान वाज स्टार्टेड विद द एनुअल 1970 एंड द कंटिन्यूड टर्मिनेटेड फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो टर्मिनेट किया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान को। तो सिक्स्थ की बात करें हम, इट्स ड्यूरेशन फ्रॉम 1980 टू 1985। द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? पॉवर्टी इरेडिकेट करना और टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस लाना। इट वाज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग एंड ट्रेंड टू द ग्रोथ मॉडल। इट्स ग्रोथ रेट वाज
5.2%, बट अचीव्ड सिर्फ इसने कितना 5.7% अचीव किया था। सेवन्थ की बात करें हम, सेवन्थ जो था इस ड्यूरेशन 1985 टू 1990 इसकी ड्यूरेशन थी। सेवन्थ की जो थी ड्यूरेशन जो थी वो तो ये सेवन्थ है, सेवन्थ देख लेते हैं हम। इस ड्यूरेशन जो 1980 टू 1985, द बेसिक ऑब्जेक्टिव हमने क्या करना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है और टेक्नोलॉजी इट वाज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट योजना इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस एंड ट्रेंड टू ग्रोथ मॉडल। इसका ग्रोथ रेट था 5.7% अचीव किया था हमने। टारगेट था इट्स ग्रोथ टारगेट वाज 5 टू, बट हमने अचीव किया था 5.7। फिर अगर सेवन्थ की बात करें हम, its duration was 1985-1990. The objective of this plan was establishment of self-sufficient economic opportunity and productive employment. For the first time, the private sector got the priority और public sector, private sector को पहली बार हमने objective आ सकता है ये कब private sector को priority मिली, वो सेवन्थ प्लान में मिली थी। इस ग्रोथ रेट वाज 5.0%, बट इसने 6% अचीव किया था, 6.0। एनुअल प्लान, 8th 5 प्लान कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द वायलेटेड पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर, सो 2 एनुअल प्रोग्राम्स आर फॉर्म, जैसे कि 1990 से 1991 और 1991 टू 1992। हमें पता था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे इस टाइम, फिर मनमोहन सिंह जी ने कैसे वगैरह किया था, वो सारा है इसमें। अच्छा, फिर 8th 5 प्लान जो था ड्यूरेशन वाज 1992 से 1997। इन दिस प्लान द टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। इसकी ड्यूरिंग दिस प्लान द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। This plan was successful and got the annual growth rate of 6.8 against the target of 5.6%. फिर नाइन्थ की अगर बात करें, में ड्यूरेशन वाज फ्रॉम 1997 2002। द मेन फोकस ऑफ दिस प्लान वाज ग्रोथ विद द जस्टिस एंड इक्विटी। इट वाज लॉन्च इन 50th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। दिस प्लान फेल्ड टू अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ 7% एंड द ग्रोथ रेट ओनली रेट 5.6% हमने अचीव किया था। तो अगली बात करें, इस ड्यूरेशन वाज 2002। 10th की बात करें तो 2007। द प्लेन एम टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक हम डबल करेंगे। इट एम टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो 15% 2012 तक। इस ग्रोथ रेट 8.0 बट इट अचीव 7.2%। आगे देखते हैं 10th के बाद 11th इस ड्यूरेशन वाज 2007-2012। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय सी रंगन रंजन। इस मेन थीम वाज फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इस ग्रोथ रेट टारगेट वाज 8.1%, बट इट अचीव 7.9%। तो इसी तरीके से 12th जो लास्ट है हमारा, इसका जो था ड्यूरेशन थी 2012-2017 तक थी। इसका जो मेन थी फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। इस ग्रोथ रेट वाज 8%। इट इज़ करंट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। इट वाज द करंट 5 ईयर प्लान। तो इसके बाद जो था, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी। फिर इसके बाद हम नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनी थी कैबिनेट रेजोल्यूशन से, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस दैट फॉर्मेशन नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अनाउंस की थी। इसकी पहली मीटिंग हुई थी कहाँ पर, नरेंद्र मोदी ने की थी 8 फरवरी 2015 को। ये नीति आयोग के बारे में था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये थिंक टैंक है। फिर इंडिया तो इनका जो एक इंडिया इनिशिएटिव किया हुआ है ना कि इंडिया चेन, एक इनिशिएटिव बाय नीति आयोग। इंडिया चेन जो एक इनिशिएटिव है, मतलब ई गवर्नेंस के रिलेटेड, हैज़ टेकन इनिशिएटिव ब्लॉक चेन यूसेज ई गवर्नेंस, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉक चेन एंड बिग डाटा होल्डिंग पोटेंशियल टू टेक इंडिया टू न्यू हाइट्स तक लेके जाएगी, ये जो ई लर्निंग का यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बोला हुआ था। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडियन इकॉनमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, प्राइमरी सेक्टर जो होता है, जैसे कि आप मान लो कोई चीज़ आपने प्रोड्यूस की, ठीक है, आपने कोई गेहूँ प्रोड्यूस किया प्राइमरी सेक्टर में। अब क्या हुआ, गेहूँ जो चले जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, ये आता है हमारा इंडस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर हमारा इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में जाता है वो फिनिश होने के लिए, तो वो गेहूँ चले गया कहाँ पर, फिनिश होने इंडस्ट्री सेक्टर में। इंडस्ट्री सेक्टर के बाद वो कहाँ चले जाता है, मार्केट में, टेरिशरी सेक्टर, मतलब जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो टेरिशरी सेक्टर में क्या होता है, जैसे कि बहुत अलग अलग तरीके की सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, अलग अलग जितनी भी चीज़ें हैं, मेडिकल शॉप्स, खाने की चीज़ें, सर्विसेज देना, तो ये टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो प्राइमरी में हमने प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी में हमने क्या किया, उसे फिनिश किया, पूरा अच्छे तरीके से बनाया गेहूं को, और टर्शियरी में हमने उसे सेल किया। तो ये इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। तो ये था हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि आगे देख लेते हैं।
अगर हम सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखें हमारा जीडीपी कौन बढ़ाता है, तो देखते हैं हमारा सर्विस में 53% हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर में सिर्फ 22% और 25% हमारा इंडस्ट्रीज़ में। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सबसे ज़्यादा हमारा जो एम्प्लॉयमेंट में है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज़ में उसके बाद, और सबसे कम है हमारा किसमें, सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में कमी होती है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, और जीडीपी सबसे कम कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर ही दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें अपनी कंट्री का जीडीपी बढ़ाना है, हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, हमें इंडस्ट्री पे फोकस करना है। अगर हम इंडस्ट्री बनाएंगे तो हम सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, हम प्रोड्यूस करने लगेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगेंगे, इंपोर्ट कम करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी। तो ये था अबाउट 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद देखते हैं रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है एक प्ले वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एज अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें, डेवलप कंट्रीज जो है हमारी, उन्होंने जो ये विशियस साइकिल था गरीबी का, ये कैसे दूर किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से किया था, रादर देन फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। उन्होंने एग्रीकल्चर को छोड़ा और किस पे फोकस किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। तो इस विशियस साइकिल जो ये गरीबी है, इसको तोड़ने के लिए इन्होंने किसका सहारा लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो इंडस्ट्री सबसे पहले क्या करता है, वो हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करता है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम, जैसे इंडस्ट्री अलाउज द कंट्री टू ऑप्टिमल यूज़ ऑफ देयर, हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमल सही यूज़ करवाता है, बेस्ट रिसोर्सेज। तो प्रोडक्शन बढ़ाता है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, इंपोर्ट कम करेगा, तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। फिर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब आप इंडस्ट्री में काम करें, आपका पैसा आएगा, तो आपका क्या बनेगा, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आगे देख लेते हैं जल्द से जल्द, टाइम कम है हमारे पास। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ाता है कंट्री की, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ाता है। इंडस्ट्री चेंज द पैटर्न ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द कंट्री, मतलब क्या करेगा, हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो प्रॉफिटेबल फॉरेन एक्सचेंज होगा, बट द सेम टाइम प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल, हम होम क्वार्टाइल द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, तब हेल्पिंग द कंज्यूम, जैसे कि मैंने बताया एक्सपोर्ट होगी हमारी। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट करता है, इंप्रूव करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो इसी तरीके से लास्ट में जो है हमारा जो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है प्रोग्रेस इन अदर सेक्टर्स। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टिमुलेट प्रोग्रेस इन अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ए डेवलपमेंट इन वन, अगर हम एक इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करेंगे, वो क्या करेगी, लीड्स टू डेवलपमेंट इन द दूसरी इंडस्ट्रीज में। जैसे कि अगर हम रेडियो बनाते हैं प्लांट, तो वो क्या करेगा, बैटरी की भी करेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड लिंक। अगर हम जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करेंगे प्लांट की, तो उसके साथ साथ क्या होगा, आइसक्रीम भी बनने लगी। मतलब हमने दूध बनाना तो शुरू किया, साथ साथ में क्या हुआ, आइसक्रीम फैक्ट्री भी बनने लगी। तो अगर एक इंडस्ट्री खोलेंगे, उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ खुलने लगती है। तो इसका ये मतलब था, इंडस्ट्री इसलिए ज़रूरी और इकॉनमी हमारी बढ़ाती है। तो और जो लास्ट पॉइंट है वो इंक्रीज इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब इंडस्ट्री जो होती है वो इंक्रीज़ करती है एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट, स्मॉल और लार्ज स्केल हो, इन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। इंडस्ट्री ऑब्जर्व अंडर एम्प्लॉयड एंड द अंडर एम्प्लॉयड वर्कर्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, देयर बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द। जिस तरह से मैंने बोला, ज़्यादातर हमारे तीनों सेक्टर में ज़्यादातर लोग कहाँ जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज़ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी कहाँ होगा, और एम्प्लॉयमेंट भी कौन यहाँ से लेगा, इधर के लिए इंडस्ट्री ले जाएंगी। तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ पर। आगे देखते हैं हम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन कौन सी है, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री जो थी वो कुल्टी में नियर जहरिया वेस्ट बंगाल में खुली थी, बंगाल आयरन वर्क कंपनी 1870 में। इस तरीके से फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील प्लांट, जिसे टिस्को कहा जाता है, जमशेदपुर में 1907 में, फॉलोड बाय इसको बुरनपुर 1919 में। बोथ बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर। इस तरीके से फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट वाज विश्व आर्या आयरन स्टील वर्क्स, वो बद्री वाटी में खुला था, वाटी में। अच्छा, ये चीज़ आपको याद है, प्रेजेंटली इंडिया इज़ द 8th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं जल्द से जल्द। अच्छा, उसके बाद जूट की बात करें, जूट इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज नॉट ओनली इट अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज बट ऑल्सो प्रोवाइड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर। ये एक्सचेंज तो करती है, एम्प्लॉयमेंट भी देती है। जैसे इट्स फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड रिशर। ऑब्जेक्टिव मैंने पीछे देखा, बोला था आपको, कब खुली थी, 1885 में, 1855 में। द जूट इंडस्ट्री इन द कंट्री इज ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, ये पुराने ज़माने से इंडिया रैंक्स, ये याद रखिएगा, इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन रॉ जूट गुड्स प्रोडक्शन है। नंबर 2 होता है वो एक्सपोर्ट में जूट गुड्स के इन द वर्ल्ड। नंबर 1 किस में है, वो रॉ जूट में, और जूट गुड्स प्रोडक्शन में कितना है, नंबर 2 पे, नंबर 2 इन एक्सपोर्ट में वो, ठीक है। ये आपको याद रखिए। जूट के बाद देखते हैं कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इंडिया जो है, एम्प्लॉय लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज एंड ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रीज विच इज अकाउंट 4% और GDP 20% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड 1/3 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग. द फर्स्ट इंडियन मॉडर्नाइज कॉटन कॉल मिल वाज एस्टेब्लिश इन 1888 इन फोर्ट गोस्टार नियर कलकत्ता में सबसे पहली खुली थी. ऑब्जेक्टिव 22 बहुत ज़रूरी, याद रखिएगा. But this mill was not successful. The second mill name है मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग को, which is 1854 एट बॉम्बे एंड KG डाबर में खुली थी. ठीक है गाइज, आगे देख लेते हैं हम. शुगर इंडस्ट्री कब खुली थी? इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमंग एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया. इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड. महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट्स ओवर 1/3 ऑफ द टोटल शुगर आउटपुट फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश. अगर गाइज कोई गलती होती है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर शुगर इन द वर्ल्ड है. महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट्स ओवर 1/3 टोटल शुगर, और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है. फिर देखते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड. ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. अच्छा, पेपर इंडस्ट्री की बात करें. द फर्स्ट मैकेनिकल पेपर मिल वाज सेटअप इन 1812 सेरमपुर इन वेस्ट बंगाल में. द पेपर इंडस्ट्री इन इंडिया इज रैंक्ड अमंग 15 टॉप ग्लोबल इंडस्ट्रीज. पेपर इंडस्ट्री याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव, जो फर्स्ट मैकेनिकल पेपर मिल वाज सेटअप हुई थी 1812 में सिरमपुर में वेस्ट बंगाल में. और जो पेपर इंडस्ट्री इंडिया है रैंक्ड अमंग 15 टॉप ग्लोबल पेपर इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा. आगे देखते हैं. सिल्क इंडस्ट्री की बात करेंगे. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट चाइना के बाद इंडिया आता है इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग नेगरो 6. एट प्रेजेंट इंडिया प्रोड्यूसेस 16% ऑफ सिल्क ऑफ द वर्ल्ड. India enjoys the distinction of being only country producing all 5 known commercial varieties. जैसे कि सिल्क की मुलबरी भी इंडिया में ही ये 5 बनती है, जैसे मुलबरी, ट्रॉपिकल, तुषार, ओक, तुषार, इरी एंड मुग्गा. याद रखिए, India enjoys that distinction of being the only country producing all 5 commercial varieties of silk. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखिएगा. इंडिया दूसरे नंबर पे आती है आफ्टर चाइना सिल्क में. आगे देखते हैं. अच्छा, पेट्रोलियम में नेचुरल गैस में की बात करें, कमी है. जैसे कि फर्स्ट सक्सेसफुल ऑयल वेल वाज डग इन इंडिया इन 1889 में दिग्बॉय असम में. याद रखना, ऑयल वेल है वहाँ पर. एट प्रेजेंट ए नंबर ऑफ रीजन हैविंग ऑयल रिजर्व हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड बीइंग ऑयल एक्सट्रैक्टिंग दीज. इसके लिए हमने क्या किया, ONGC बना दिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जो इन चीज़ों को ढूंढेगी. एस्टेब्लिश इन 1956 एट देहरादून उत्तराखंड में ये बनी थी. ठीक है गाइस, ऑब्जेक्टिव आ सकता है. अच्छा, इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं जल्द से जल्द. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI एस्टेब्लिश कब हुआ था? वो हुआ था 1964 में. और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकता है. दूसरा देख लेते हैं. इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI वॉज एस्टेब्लिश्ड. इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब खुद बनी थी? तो वो बनी थी गाइस 1948 को बनी थी. एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है. Industrial Finance Corporation of India IFCI was established in 1948. Its main function है इसका कि प्रोजेक्ट फाइनेंस करना और प्रमोशनल सर्विसेज करना. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जल्द से जल्द. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे SIDBI भी कहा जाता है, वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1989 को. एक्सप्लेनेशन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया was established in 1989. Its main function to provide assistance to small scale industry through state finance corporation, state industrial development corporation और commercial bank. इसका मेन काम क्या, असिस्टेंट देना किनको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस को, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को और कमर्शियल बैंक्स को. तो ये SIDBI का था, ये कब बनी थी? तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी आ सकता है. तो गाइज प्लीज़, अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है पहले यूनिट में से, तो आप क्या कीजिए, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं सारा. तो लगभग पहला यूनिट हम ख़त्म करने वाले हैं. अब 1-2 टॉपिक बचे हैं. एक बचा है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन स्टेट एंड इंडिया और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन. तो जैसे ही पहला यूनिट खत्म होता है हम बाकी की तरफ चले जाएंगे. जैसे कि मैथमेटिक्स का पोर्शन करेंगे, स्टैट का पोर्शन करेंगे. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा साइंस हमने कवर किया हुआ है. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग. आप हमारे साथ बने रहिए, हम सबसे ईजी तरीके से आपको समझाएंगे और आपका सिलेबस जल्द से जल्द कवर करेंगे. आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए. हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू गाइस.